चलिए सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे मॉडर्न इंडिया पे। और मॉडर्न इंडिया पे जो है हम पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन जो आपके इतिहास के जो सेगमेंट हैं उससे कितने क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में पूछे गए हैं, कितने मेडावल में पूछे गए हैं और कितने मॉडर्न में पूछे गए हैं। इन्हीं को लेकर जो है आज हम बात करेंगे। तो बिना समय गवाए जो है सबसे पहले हम बात करते हैं आपके जो है क्वेश्चन को लेकर देखिए, अगर इतिहास की बात करें, इतिहास के 3 सेगमेंट हैं। ठीक है, अगर आप देखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, तो इतिहास में अगर आप देखें प्राचीन इतिहास यानी कि एंशिएंट इंडिया की बात करें, प्राचीन इतिहास या मध्यकालीन इतिहास मिडावल इंडिया की बात करें, मध्यकालीन इतिहास, या हम बात करें आधुनिक भारत। सबसे ज्यादा क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया पे आते हैं। अभी हम 5 साल का ट्रेंड भी बात करेंगे। आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न इंडिया। इतिहास का जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इतिहास के, वो आप अधिकतर देखेंगे इतिहास के, वो प्राचीन इतिहास से, मध्यकालीन से और आधुनिक से ही पूछे जाते हैं। अगर सबसे ज्यादा वेटेज की मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, तो सबसे ज्यादा वेटेज है 50% से ज्यादा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न इंडिया से होते हैं। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले या किसी भी सब्जेक्ट को जानने से पहले ये जरूर जानना चाहिए किसको कितना वेटेज दिया जाए। ये सबसे पहली रणनीति है तैयारी का। दूसरा, अगर आप देखें तो प्राचीन इतिहास और आर्ट एंड कल्चर, इससे देखेंगे तो कम से कम 30 से लेकर 35% क्वेश्चन आपके जो है पूछे जाते हैं। और तीसरा, मध्यकालीन जो है मेडावल जिसे कहते हैं, उससे लेकर देखेंगे 15 से 20% क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। तो ये जानना तो जरूरी है ना एक एस्पिरेंट को कि किसको कितना वेटेज दिया जाए, किससे कितने प्रश्न आ रहे हैं। उसी को देखते हुए आज हम इस क्लास में जो है यही डिस्कशन करने वाले हैं। तो ट्रेंड एनालिसिस थोड़ा सा देखिए, आखिर मेरी बातों पे भरोसा कैसे करेंगे कि सर ने तो कहा मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन ज्यादा ही पूछे जाते हैं, तो ये भरोसा कैसे करेंगे कि मॉडर्न इंडिया से ज्यादा क्वेश्चन आए। तो भरोसा करने के लिए सबसे पहले आइए ट्रेंड की बात कर लेते हैं। देखिए 5 साल का एक मैं एनालिसिस लेकर आया हूं। 5 साल का एनालिसिस ये 2020 से लेकर 2025 तक का है। देखिए यहां पर लिखा है, ईयर लिखा है 2025, इस 2025 को ही देख लीजिए। यहां पर एंशिएंट का है, यहां पर मेडावल का है, यहां पर मॉडर्न का है, यहां पर आर्ट एंड कल्चर का है, और यहां पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके दिए। और मैं दावा करता हूं कि इतिहास के प्रश्न में अगर जिसने बेसिक इतिहास मतलब एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा है, कुछ अच्छे नोट्स को आपने अच्छे से पढ़ा है, कोई भी क्वेश्चन आपका इधर उधर नहीं जाएगा। तो सबसे पहले जानना यही जरूरी है, क्या पढ़ना क्या हमको छोड़ना है। क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत सी चीजें हैं, सभी लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि कम समय में ऐसा क्या हम पढ़े। अगर मान लीजिए मैंने कहा कि सबसे ज्यादा, देखिए जैसे मैंने कहा आपसे कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन वो मॉडर्न से आ रहे हैं। देखिए इसी बार के 2025 के प्रीलिम्स में, यूपीएससी के प्रीलिम्स में 8 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किससे? आधुनिक भारत से। उसके साथ साथ मैंने कहा था आपसे एंशिएंट और जो आर्ट एंड कल्चर को लेकर, देखिए 4 क्वेश्चन एंशिएंट से और 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, किससे? प्राचीन इतिहास से और आर्ट एंड कल्चर से। यानी कि टोटल 6 क्वेश्चन जो है, 4+2 मैं यहां पे लिख दूं, तो यहां पर 6 क्वेश्चन तो आपके सिर्फ एंशिएंट और आर्ट एंड कल्चर से पूछे गए। 8 क्वेश्चन आधुनिक भारत से पूछे गए हैं, और सिर्फ वही मैं 15 से 20% इसीलिए मैंने कहा था क्योंकि मध्यकालीन से देखिए सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछा गया है। यही हाल देखिए 2024 का। आप देखिए 2024 में, क्योंकि यूपीएससी का पेपर है, 2024 के पेपर में आपसे टोटल 10 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। फ्लैक्चुएट क्वेश्चन होते रहते हैं, कभी किसी साल पॉलिटिक्स ज्यादा क्वेश्चन हो जाता है, कभी किसी साल इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन इतिहास का मैंने जहां तक देखा है अपने जो है 15 साल का मैं अगर देखूं कैरियर में, तो इतिहास में कम से कम 10, ये कम से कम मैं 10 बता रहा हूं, मैक्सिमम 20 तो रहता ही रहता है। इतिहास का सबसे बड़ी खूबसूरती यही है। कुछ ऐसे सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ लीजिए, उसको सेलेक्ट कीजिए कि भाई किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और उसी के तरीके से जो है आप उसकी बार बार रिवीजन उसको करते रहिए। जैसे देखिए 2024 में अगर आप देखेंगे, एंशिएंट से सिर्फ मात्र 2 क्वेश्चन आया, लेकिन आर्ट और कल्चर को देखिए यहां पर मिला के 3 क्वेश्चन, यानी कि 2 3 5 क्वेश्चन तो आपके यहीं से आए। मॉडर्न का भी जलवा है, देखिए 4 क्वेश्चन मॉडर्न से आ गए और सिर्फ 1 क्वेश्चन मेडावल से आ गए। क्योंकि मेरी बातों को भरोसा कैसे करेंगे आप लोग, क्योंकि प्रूफ की भी जरूरत होती है। 2023 के देखिए, 2023 में अगर मैं देखूं तो प्राचीन इतिहास से 3 क्वेश्चन एंड आर्ट एंड कल्चर से देखिए 4 क्वेश्चन, यानी कि 3 और 4 यानी कि 7 क्वेश्चन आपसे यही पूछ दिया गया।
और सिर्फ मॉडर्न से सिर्फ और सिर्फ आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए और मेडावल से 3 क्वेश्चन, यानी 7 3 10 3 13 और ठीक है, तो ये सबको लेकर चले तो आप देखिए 13 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। 2022 में देखिए प्राचीन से सिर्फ 2 क्वेश्चन, मेडावल से ज्यादा क्वेश्चन इस बार हो गया। देखिए 2022 में इतनी बड़ी चेंजिंग उसने कर दिया, लेकिन मॉडर्न की अपनी स्थिति बरकरार रखा और एंशिएंट की भी अपनी स्थिति बरकरार रखा। तो 2 धन 4 यानी कि 6 क्वेश्चन यहां से, 5 क्वेश्चन यहां से और ये क्वेश्चन, इन टोटल 16 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। 2021 में भी देखेंगे 3 क्वेश्चन यहां से पूछा है, 3 क्वेश्चन यहां से पूछा है, लेकिन मॉडर्न की स्थिति बरकरार है, 7 क्वेश्चन और मेडावल 6 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 19 क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो कुल कहने का मेरा यही मतलब है, कभी एक साल ज्यादा क्वेश्चन आ जा रहे हैं, कभी कम आ जा रहे हैं, लेकिन इतिहास के सब्जेक्ट में मैं सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि मिनिमम 10 क्वेश्चन और मैक्सिमम 20 क्वेश्चन तक आपसे पूछे गए। देखिए 19 क्वेश्चन आपसे पूछे गए ना, 19 क्वेश्चन 2021 में, देखिए 19 क्वेश्चन के आसपास पूछे गए। तो थोड़ा इस बार हम लोग ऐसा कौन सा टॉपिक पढ़ें, ऐसे किस टॉपिक पे सबसे ज्यादा मेहनत करें जिससे हम उस टॉपिक को पढ़ के, क्योंकि पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन पढ़ना सब कुछ है तो मेरी क्या जरूरत है? मेरी जरूरत बस इसलिए है कि मैं आपको यह बता सकूं कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपसे पूछे गए। तो आइए बिना समय गवाए आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, और यह बात यह करना चाहता हूं, देखिए अगर मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूं मॉडर्न का, मॉडर्न के अगर देखा जाए, टॉपिक को देखा जाए, आधुनिक भारत की अगर मैं बात करूं, तो आधुनिक भारत में मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, जो मैक्सिमम क्वेश्चन वो पूछे जा रहे हैं, वो आप देखेंगे 1857 का महाविद्रोह, हालांकि पहले बहुत पूछता था लेकिन अब धीरे धीरे कम कर दिया है, क्योंकि इतना बार पूछ चुका है, कितना पूछेगा। लेकिन आईएनसी जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात से सबसे ज्यादा क्वेश्चन, भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से पूछता है, या बंगाल विभाजन से, या स्वदेशी आंदोलन जो है स्वदेशी से, या मार्ले मिंटो सुधार से, या अगर आप देखें चंपारण अहमदाबाद खेड़ा से, असहयोग से, या चौरी चौरा से, या सविनय आंदोलन से, दांडी मार्च से, गोल मेज से, पूना पैक्ट से, किसानों के आंदोलन से, और कभी कभी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। जितना बोल रहा हूं वो तो पूछता ही पूछता है, कुछ लिख भी दे रहा हूं, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सोशल रिलीजियस जो है सुधार आंदोलन, उससे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसी बार देखेंगे, अभी मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं 2025 का, कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन पूछे, अगर आपने गंभीरता से पढ़ा होगा तो उसको अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन के बारे में, बेबेल योजना के बारे में, माउंट बेटन योजना के बारे में, इससे भी मैक्सिमम क्वेश्चन आपके हर साल रिपीटिशन कहा जाए तो पूछता रहता है। नेहरू रिपोर्ट, ये सब क्वेश्चन खूब पूछते हैं। मैं सिर्फ इसीलिए कह रहा हूं कि अगर इस टॉपिक को ही सिर्फ पढ़ के चले जा रहे हो, अब पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी बहुत पूछ चुका है, कौन पहले आया, पहले क्या आया, क्यों आया, ये सब बहुत पूछ चुका है। अब देखिए 2025 में सबसे पहला क्वेश्चन, देखिए इस बार के 2025 के प्रीलिम्स में इस बार पहला क्वेश्चन सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से पूछा गया है। और ये क्वेश्चन देखिए, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, राजा राम मोहन राय से क्वेश्चन पूछा है। देखिए राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर जिसने भी राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विवेकानंद, जिन लोगों के बारे में अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन को क्यों नहीं कर लेगा। देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि राजा राम मोहन राय के बारे में, ये 2025 का यूपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, यही तो पूछ रहा है। लिखा है कि पूर्व की पारंपरिक दार्शनिक प्रणालियों के प्रति उनके मन में गहरा प्रेम और सम्मान था, पहला यही पूछ रहा है आपसे। दूसरा पूछ रहा है कि वह चाहते थे कि उनके देशवासी तर्क संगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा सभी पुरुषों और महिलाओं की मानवीय गरिमा और सामाजिक समानता के सिद्धांत को स्वीकार करें। और पूछ रहा है कि आपने दोनों अगर स्टेटमेंट पढ़ लिया है तो अब बताओ कि कौन सा कथन सही है। क्या केवल एक सही है, क्या केवल दो सही है, क्या एक और दो सही है, या ना तो एक ना तो दो सही है। अब बताइए इस तरह के प्रश्न में आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट यही पूछ रहा है कि आप राजा राम मोहन राय के बारे में अगर जानते हैं तो आप उनको बिल्कुल पढ़ेंगे। राजा राम मोहन राय के बारे में अगर आप जानते होंगे तो जानते ये जरूर होंगे कि आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय परंपरा,
दर्शन, खास करके उपनिषदों के प्रति जो है इन्होंने विशेष रुचि था, विशेष सम्मान इन्होंने था, प्रति गहरा सम्मान इन्होंने रखा था। और यही उठा के क्वेश्चन आपसे बिल्कुल ही पूछा था, तो क्या स्टेटमेंट ये सही हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा भी यही दे रहा है कि वह तर्क संगत, जब भी कोई व्यक्ति ज्यादा पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल होता है, वो तर्क संगत बात करता है, फैक्चुअल बात करता है। वो जो भी बात करेगा उसका कोई ना कोई रीजन होगा, उस पर बात करेगा। वो हमेशा तर्क शक्ति की बात करते थे, तार्किक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करते थे। मानव समानता, मनुष्य की समानता, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किसी के, वो अधिकारों के समर्थक थे। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन की बात करूं, बाल विवाह के विरोध की बात किया, इन्होंने महिला शिक्षा के समर्थन में वो व्यक्ति की बात किया। और यही क्वेश्चन तो आपसे पूछा कि उनके देशवासी, तर्कसंगत, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सभी पुरुषों और महिलाओं यानी कि समानता की उन्होंने बात किया, मानवीय गरिमा और सामाजिक समानता के सिद्धांत को स्वीकार किया। यही क्वेश्चन, दोनों लाइन उनका सबसे फेवरेट लाइन है और इस पे उन्होंने काम किया था। ये वही व्यक्ति है जो उस समय, सोचिए, सती प्रथा के उन्मूलन की बात किया, जो बाल विवाह है उसकी बात उन्होंने किया, महिला शिक्षा के समर्थन में उन्होंने कार्य किया। इसलिए दोनों कथन सही हो जाएंगे। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 हमारा दोनों सही हमारा आंसर हो जाएगा। और यही क्वेश्चन आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स में इस बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब बताइए इसमें कौन सा बहुत बड़ा तोप वाला क्वेश्चन पूछ दिया गया? इसमें तो बड़ा इजी क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें आप लोग कहते हैं इतिहास बड़ा टफ है, देख लीजिए, अगर राजा राम मोहन राय पता है तो आप अच्छे से पढ़ दोगे। देखिए इसके एक्सप्लेनेशन पे भी देख लीजिए कि राजा राम मोहन राय का जो जन्म हुआ था 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर में एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी फारसी अरबी भाषाओं में हुई थी, जहां उन्होंने कुरान, सूफी रहस्यवादी कवियों की रचनाओं और प्लेटो और अरस्तु की पुस्तकों के अरबी संस्करण का इन्होंने अध्ययन किया। बाद में ये बनारस में संस्कृत भाषा, वेद और उपनिषदों का भी इन्होंने अध्ययन किया। 1803 से 1814 तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वुडफोर्ड और डिब्बी के अंतर्गत निजी दीवान के रूप में इन्होंने काम किया। खैर ये सब चीजें जो बेसिक चीजें हैं उनके जीवन से रिलेटेड, वो क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ दिया गया। ठीक है, तो मेरा मेन उद्देश्य यही है कि आप कम से कम जान लीजिए एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म भी हुआ था, और ये सब चीजें तो खैर कॉमन सी चीजें हैं। लेकिन जो क्वेश्चन आपसे पूछा है वही डायरेक्ट क्वेश्चन, मैंने कहा कि देखिए आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपसे पूछ दिया। ठीक है, तो अगर ये सारे पॉइंट आपको पता होते तो इस प्रश्न का बड़े इजीली तरीके से आप इसका आंसर दे सकते थे। तो इसको एक बार क्वेश्चन को देखिए। दूसरा प्रश्न अगर आप देखेंगे, राजा राम मोहन राय के बारे में आप जानते हैं, जो मैंने सती प्रथा संबंधी बात अभी किया, बाल विवाह की बात किया, तो नवंबर 1830 में उन्होंने सती प्रथा अधिनियम पर प्रतिबंध लगाने से उत्पन्न संभावित जो है अशांति का प्रतिकार करने के उद्देश्य से इंग्लैंड चले गए। और राजा राम मोहन राय दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के पेंशन से संबंधित शिकायतों हेतु इंग्लैंड गए। तभी अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि भी दी थी। ये सब पढ़ा होगा। अपने संबोधन में टैगोर ने राजा राम मोहन राय को भारत में आधुनिक युग के जो है उद्घाटनकर्ता के रूप में कहा है, और भारतीय इतिहास का एक चमत्कार सितारा उन्हें कहा है। ठीक है, चमकदार जो सितारा उन्होंने कहा है। ये तो बेसिक सी चीजें हैं जो आपको जानना चाहिए। अकबर द्वितीय और ये सारी चीजें जो है, राजा की उपाधि किसने दिया, कहां वो गए, तो यही क्वेश्चन। लेकिन मेन जो चीजें थी वो आपने अच्छे से इसको देखा होगा और यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया। दूसरे प्रश्न पे चलिए। दूसरा प्रश्न, अगर आपने असहयोग आंदोलन को देखा होगा तो असहयोग आंदोलन के संबंध में मैंने कहा भी था, देखिए टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं हम। दूसरा, एकदम धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, कोई इशू नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। कांग्रेस ने सभी वैध और शांतिपूर्ण तरीकों से स्वराज की प्राप्ति को अपना लक्ष्य घोषित, उद्देश्य यानी घोषित किया, लक्ष्य हो जो उद्देश्य हो। दूसरा, सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करने के साथ चरणों में लागू किया जाना था। अगले चरण के लिए केवल तभी जब स्वराज 1 वर्ष के भीतर नहीं आया और सरकार ने दमन का सहारा लिया। और आपसे पूछ रहा है कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 सही है, और न तो 1 न तो 2 सही है। अब बताइए, आपसे असहयोग आंदोलन से प्रश्न पूछ दिया कि भैया असहयोग आंदोलन के बारे में आप बताइए कि असहयोग आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं। क्या असहयोग आंदोलन आपने नहीं पढ़ा होगा? हर साल तो असहयोग आंदोलन से क्वेश्चन पूछता है कि असहयोग आंदोलन के जो मेन चीजें हैं। भाई आपने जानते हैं कि असहयोग के पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे तो इस देश में जलियांवाला हुआ। जलियांवाला में क्या हुआ? जलियांवाला नरसंहार हुआ। जनरल डायर ने आदेश दिया, अंधाधुंध गोलियां चली। और असहयोग आंदोलन जैसे ही चल रहा था, यानी कि सरकार के साथ किसी प्रकार का सहयोग न करना,
गांधी जी को जब पता चला कि 1922 में, चूंकि असहयोग आंदोलन चला 1920 से 22 तक, गांधी जी ने कहा था कि भैया किसी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। यही बात कहा था गांधी जी ने, यही ने कहा था कि हिंसा नहीं होना चाहिए। और गांधी जी को पता चला कि चौरी चौरा, जो कि उत्तर प्रदेश में जगह है, चौरी चौरा, जो कि गोरखपुर जिले के अंतर्गत आता है। गोरखपुर चूंकि एक मंडल है और गोरखपुर एक जिला भी है। वहां पर कुछ पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया। गांधी जी को पता चला, जैसे ही पता चला उन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया। आंदोलन को जब वापस ले लिया, सारे बड़े नेता नाराज हो गए, अरे गांधी जी क्या कर रहे हैं, आंदोलन अपने एक्सट्रीम लेवल पर है, इतने चरम बिंदु पर पहुंच गया। पहले आंदोलन का स्वरूप क्या था, गांधी जी के जितने भी आप आंदोलन देखोगे ना, स्वतः स्फूर्त आंदोलन थे। कभी छोटा है, फिर जो है धीरे धीरे ये आंदोलन का स्वरूप बढ़ता चला गया। तो सारे बड़े नेता कह रहे गांधी जी आप क्या कर रहे हो, आंदोलन इतने एक्सट्रीम लेवल पर है। और गांधी जी के बारे में आप जानते थे, गांधी जी के गुरु जी थे गोपाल कृष्ण गोखले। और जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में रिफॉर्म कर रहे थे, तो उनके गुरु ने कहा था, भारत में प्रचार प्रसार गांधी जी का उनके गुरु जी ने ही किया था भारत में, कि हमारा एक स्टूडेंट है जो साउथ अफ्रीका में बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए 9 जनवरी 1915 को, तो हम उनके गुरु ने उनसे कहा कि आप किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ेंगे। और उन्हीं के कहने पर गांधी जी किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े। और आपको याद होगा, उन्होंने 2 साल भारत का भ्रमण किया। कम से कम भारत को तो जानो, भारत है क्या। और 3 सफलतम प्रयोग, थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा ही बता रहा हूं ये सब चीजें, 3 सफलतम प्रयोग गांधी जी के चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा आपको देखने को मिलता है। और 3 सुपर हिट प्रयोग होता है चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। और गांधी जी इंटरनेशनल हीरो हो जाते हैं। पहले इंटरनेशनल थे, अब उसके बाद तो सारी राजनीति की जो केंद्र बिंदु जो थे वो गांधी जी थे। आंदोलन को कब चलाना है, कब बंद करना है, इसीलिए मैंने कहा कि गांधी जी का हर आंदोलन स्वतः स्फूर्त है। पहले आंदोलन का स्वरूप इतना छोटा था, फिर थोड़ा बड़ा हो गया, फिर थोड़ा बड़ा हो गया, फिर थोड़ा बड़ा हो गया। इसीलिए मैंने कहा कि गांधी जी आंदोलन को वापस ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं, इसका रीजन भी था। जो व्यक्ति, एक छोटी सी घटना घटती है और आंदोलन को वापस लेते हैं, सारे बड़े नेता नाराज हो जाते हैं। कुछ लोग तो जाकर 1923 में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना तक कर दी। लेकिन वही गांधी जी 1942 में कहते हैं करो या मरो, डू या डाई। अंग्रेज कहते हैं अरे भाई अब क्या हो गया। तो गांधी जी कहते हैं जो मैं देशवासियों को समझाना चाहता था वो समझा चुका हूं। ठीक है, सारी लड़ाई किसकी है, डर की है। तो आपसे खैर मैं एक्स्ट्रा चीजें ये बता रहा हूं, लेकिन अगर आप बड़े इंटरेस्ट के साथ अगर ये चीजें पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया को, कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अभी भी मैं दिखाऊंगा कि और भी क्वेश्चन इसी टॉपिक से किस तरीके से पूछा गया है। और गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि पता था कि अभी 3 साल पहले की जो घटना थी 1919 में जलियांवाला हुआ, इस देश में रोलैक तक आया। और आपको पता है कि बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का वैक था, कब आपको पकड़ के जेल में डाल दिया जाए कुछ पता नहीं था। तो सोचिए, एक अंग्रेजों को अगर हम मार देंगे तो ये हमको बख्शने वाले थे। गांधी जी को तो सब पता था, गांधी जी को पता था कि कितने बड़े वाले हैं सब। तो खैर वो सब चीजों पे नहीं हम लोग बात करेंगे। और गांधी जी का जो जो मेन ये था असहयोग का, असहयोग के जो प्रमुख अंग थे, कौन कौन से अंग थे असहयोग के। तो पहला उन्होंने कहा था कि सरकारी विद्यालय, अदालत और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करिए। क्या कहा था, सरकारी विद्यालयों, यही कहा था, अदालतों और विदेशी वस्त्रों का। देखिए, कभी भी किसी को बर्बाद करना हो ना, उसकी इकोनॉमी डिस्टर्ब कर दो। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, वस्तुओं का बहिष्कार, यही तो बात हुई थी कि किसी को बर्बाद करना हो तो उसकी इकोनॉमिक्स को बर्बाद कर दो, उसकी इकोनॉमी जो है उसको एकदम कोलैप्स कर दो, बर्बाद कर दो, वैसे ही खत्म हो जाएगा। दूसरा उन्होंने यही कहा था कि अहिंसा का पालन करिए। क्या करना है, हिंसा नहीं होना चाहिए, अहिंसा का पालन करना है, यानी कि किसी प्रकार की हिंसा नहीं, अहिंसा का पालन करना। यही उनके असहयोग में था कि भैया हम किसी भी प्रकार का हिंसा नहीं चाहिए। सरकारी उपाधि और सम्मानों को कहा हटाओ, ये अंग्रेजों को दिया हुआ जो नाइटहुड उपाधि, ये सब उपाधि हटाओ, इसको ये नहीं चाहिए। और विवादों के निपटारों के लिए उन्होंने पंचायतों की स्थापना की भी बात किया था। ये सब चीजें असहयोग के अंग थे, ये पार्ट थे। गांधी जी ने कहा था कोई भी आंदोलन चलाने का कोई नियम होता है। गांधी जी ने कहा कि भैया हम ये नियम बना रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। अब देशवासियों को लगा कि यार गांधी जी नियम बनाए हैं, एक छोटी सी तो घटना है चोरी चोरा वाला, लेकिन गांधी जी तो गांधी जी थे, उनको तो सब पता था।
चलिए, तो यही क्वेश्चन देखिए उठा के आपसे पूछा गया है और यही तो क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा भी। देखिए, तो कांग्रेस ने सभी वैध और शांतिपूर्ण तरीकों से स्वराज की प्राप्ति को अपना उद्देश्य घोषित किया, बिल्कुल सही बात है। इसने सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान करने के साथ चरणों में लागू किया गया और अगले चरण के लिए तभी जब स्वराज 1 वर्ष के भीतर नहीं आया और सरकार ने दमन का सहारा लिया। यही तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो क्या होगा, दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या होंगे, कमेंट करके एक बार बताइए आप लोग, दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या होंगे। तो इसमें दोनों जो स्टेटमेंट है वो ऑप्शन बिल्कुल सही बात है, दोनों की दोनों बातें की गई थी, इसीलिए ऑप्शन इसका सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों बातें की गई थी, वैध और शांतिपूर्ण तरीकों से स्वराज की प्राप्ति की बात इसमें किया गया था। दोनों ऑप्शन इसमें सही है और यही चीजें आपसे पूछी भी गई है। देखिए, इसमें एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। देखिए, यही सारी चीजें पूछी भी गई, सरकारी विद्यालयों, अदालतों और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना, अहिंसा का पालन करना, परंतु कठोर अहिंसा शब्द गांधी जी के असहयोग कार्यक्रम का औपचारिक भाग नहीं था। बात समझिएगा, यह आंदोलन की कार्यप्रणाली का सिद्धांत था, न कि कार्यक्रम का घटक। सरकारी उपाधियों और सम्मानों को वापस करना यह भी था और विवादों के निपटारों के लिए पंचायतों की स्थापना की बात भी गांधी जी के द्वारा किया गया था। ये सारी बातें की गई थी। ये असहयोग कार्यक्रम के क्या थे बेटा, प्रमुख अंग थे। ये भी बात आप सभी को जानना चाहिए, लिख लीजिए। ये सारी चीजें जो है आपको जानना चाहिए, इसलिए जो है सारी चीजें कहा भी था गांधी जी ने। तो सारे बड़े नेता तो नाराज हुए, लेकिन जानते सब थे कि गांधी जी क्या चीज है, इसलिए गांधी जी के ये असहयोग से भी हर साल प्रश्न मैक्सिमम पूछे भी जाते हैं, याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न ये भी देखिए, इस बार क्वेश्चन आया था, ये भी क्वेश्चन यूपीएससी के क्वेश्चन है। तीसरा है कि राजद्रोह मेरा धर्म बन गया है, गांधी जी द्वारा दिया गया प्रसिद्ध कथन था। बताइए, एक लाइन दे दिया गया और आपसे इसी बार के यूपीएससी के 2025 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बताइए भैया, ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ये क्या है। ये अब बताइए, क्या गांधी जी ने चंपारण में कहा था क्या, या दांडी में सार्वजनिक रूप से नमक कानून का उल्लंघन, तीसरा है लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, या चौथा है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के लिए। इस तरह के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी खूब पूछे गए। अब बताइए, तो मैंने कहा भी था ना, टॉपिक को सिर्फ देख लेंगे और उतने टॉपिक को। ये क्वेश्चन बताइए, क्या चंपारण में कहा है राजद्रोह मेरा धर्म बन गया है, और यह कथन महात्मा गांधी जी का एक सशक्त कथन था और यह अन्यायपूर्ण कानूनों, दमनकारी शासन के विरुद्ध जो है एक अहिंसक प्रतिरोध के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस संदर्भ में उन्होंने यह कथन दिया था और उसे समझना उनके सविनय अवज्ञा के दर्शन को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। और ये चीजें जो गांधी जी ने कहा था वो दांडी मार्च के समय कहा था, यानी कि ऑप्शन इसका हो जाएगा बेटा बी हो जाएगा। महात्मा गांधी का मानना था कि अन्यायपूर्ण व्यवस्था का पालन करना नैतिक रूप से गलत, अगर आप गलत को गलत नहीं ठहराएंगे तो यह भी एक बहुत बड़ी जो है अन्याय होगा। और नमक शब्द जो है, चूंकि आप जानते हैं कि नमक शब्द जो है भारतीयों की आस्था से जुड़ा हुआ है। जैसे कहा जाता है ना, हमने आपका नमक खाया, हमने अपने मालिक का नमक खाया है, नमक हरामी नहीं कर सकते। ये जो शब्द का चयन भी गांधी जी ने किया था, बड़ा ही अच्छे तरीके से किया था। और वे जो है ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा लागू किए गए जितने भी कानून थे उसका वो पालन भी नहीं करना चाहते थे। कहते थे ये गलत है, अगर अन्याय है तो है। वो सारी चीजें इस दांडी में कही गई थी। और कानून जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए हैं, खासकर भारतीय आकांक्षाओं को दबाने के लिए, यहां के लोगों का शोषण करने के लिए जो कानून बनाए गए हैं वो उसे अन्यायपूर्ण मानते थे। वो अहिंसक तरीके से ऐसे कानूनों की हमेशा अवज्ञा करना और नैतिक और धार्मिक कर्तव्य मानते थे कि भैया तेरे द्वारा कानून बनाए गए को हम नैतिक नहीं मानते हैं, तुम लोग अनैतिक काम कर रहे हो। तो ये सारी चीजें, एक क्वेश्चन आपसे पूछा भी है तो इसका सही जवाब हो जाएगा, दांडी के समय ये बात कही भी गई थी और बिल्कुल इसका ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चन पूछा है, अगर आप तुक्का भी लगाते तो चंपारण में ऐसा कहीं सुना ही नहीं गया है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में तो ये बात बोलेंगे ही नहीं, और भारत छोड़ो की तो बात इस समय वो पोस्ट डेटेड चेक वाली बात हुई थी, तो ऐसा होता ही नहीं। तो ऑप्शन बी वैसे भी इसका सही जवाब हो जाता। मैं सिर्फ आपको बस ये बता रहा हूं कि अगर आप एलिमिनेशन मेथड का भी प्रयोग करते, थोड़ा सा भी दिमाग इस पे लगाते, तो बड़े अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को आप करने की स्थिति में रहते। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाकी ये सारी चीजें वो दिया है, ये सारी चीजें मैंने यही कहा, दमनकारी शासन के विरुद्ध अहिंसक प्रतिरोध के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जिस संदर्भ में उन्होंने एक कथन दिया भी था उसे समझना उनके सविनय अवज्ञा के दर्शन को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। ये सब चीजें, राजद्रोह मेरा धर्म है, ये सब गांधी जी के द्वारा एक सशक्त कथन है। यही सब क्वेश्चन डायरेक्ट कोटेशन पूछ दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है चौथा क्वेश्चन
यूपीएससी 2025 के प्रीलिम्स में फिर एक खूबसूरत सा क्वेश्चन चौरी चौरा से पूछा। बताइए, बताओ, कभी असहयोग पूछ दिया, फिर चौरी चौरा पूछ दिया। कहा है कि चौरी चौरा कांड के बाद जो कांड हो गया, बताइए, असहयोग और चौरी चौरा, देखिए कितना हॉट टॉपिक है, कितना पूछा है इससे क्वेश्चन। लोगों को कानूनी बचाव से किसने प्रदान किया? लोगों को भाई, जितने लोग जाके जला वला दिए, तो कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो बचाएंगे वकील लोग। पहला कर रहा है सीआर दास, दूसरा कर रहा है मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत मालवीय, तीसरा है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और ख्वाजा हसन निजामी, चौथा है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, राम जी, मोहम्मद अली जिन्ना। अब आप देखिए, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू तो वैसे भी नहीं होंगे। अरे भाई, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, आप जानते होंगे कि जब चौरी चौरा के बाद असहयोग आंदोलन को जब बंद कर दिया गया, तो ये सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने तो स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। 1923 में आपने देखा होगा स्वराज पार्टी बना, कांग्रेस स्वराज पार्टी इसका नाम रखा गया, और इसमें सीआर दास और मोतीलाल नेहरू दोनों लोगों ने मिलकर बनाया था, मोतीलाल नेहरू। तो पहले तो ये, अगर आपको नहीं भी पता है तो ये तो वैसे ही कट गए। अरे जिन्ना जी तो वैसे भी नहीं होंगे, इतना लायक तो थे नहीं वो, और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और ये भी नहीं थे। तो बचा कौन? मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत मालवीय। इसके ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका बेटा सही जवाब हो जाएगा। यही तो क्वेश्चन आपसे उठा के पूछ दिया है। बताइए, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा है जिसको आप बड़े अच्छे तरीके से बेटा ये कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब चीजें गांधी जी के द्वारा जो है डायरेक्ट मैंने कहा, ये क्वेश्चन बताइए चौरी चौरा वाला छोटा सा क्वेश्चन था, बट इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से बेटा आपसे पूछ लिया गया है। कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह के प्रश्नों को जो है हमेशा पूछता भी है, तो याद रखिएगा। कृष्णकांत मालवीय आप जानते हैं, मालवीय जी चूंकि मदन मोहन मालवीय जी के पुत्र भी थे, और चौरी चौरा मामले में जो भी फंसे हुए लोग थे उनको बचाव करने में प्रयास भी किया था। उनके महत्वपूर्ण प्रयास भी थे, उन्होंने अपील भी किया, और जिससे कारण कई जितने भी अभियुक्त थे, उन अभियुक्तों की जो सजा हुई थी उस सजा को कम हुई। अरे अभियुक्तों को तो मृदंड की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उनकी सजा को क्या किया गया? धीरे धीरे बेटा कम किया गया था। तो इसको याद रखिएगा, ये दोनों कारनामा करने वाले और कोई नहीं, पिता पुत्र मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत मालवीय थे। इसलिए चौरी चौरा पे, अभी मैंने इसके पहले भी आपसे बोला कि कुछ लोग जाके पुलिस चौकी में जाके जिंदा जला देते हैं, ये घटना गांधी जी को पता चलती है, असहयोग आंदोलन उन्होंने बंद कर दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, चौरी चौरा हिंसा से संबंधित सामूहिक गिरफ्तारियों के बाद कई वकील कानूनी सहायता के लिए आगे आए। आरोपियों का बचाव करने वालों में मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत मालवीय मुख्य भूमिका में थे। चूंकि मदन मोहन मालवीय आप सभी जानते हैं, महामना मदन मोहन मालवीय जी को आप सभी जानते भी हैं, वकील, शिक्षाविद और राजनीतिज्ञ थे, और उनकी कानूनी विशेषज्ञता उच्च न्यायालयों में अभियुक्तों के पक्ष में बहस करने में सहायक सिद्ध भी हुई। कृष्णकांत मालवीय ने चौरी चौरा मामले में फंसे लोगों के बचाव प्रयासों में भी योगदान दिया था। तो ये सारी चीजें मतलब आप सभी जानते भी हैं, एक बार मैं आपको रिकॉल भी करा देना हूं। इसके साथ साथ अगला क्वेश्चन अगर आप देखें, क्योंकि इस क्वेश्चन को तो हमने कर लिया, अगला क्वेश्चन भी देखिए कितना बढ़िया, ये आत्मसम्मान आंदोलन से क्वेश्चन पूछा गया है। आत्मसम्मान आंदोलन से बेटा ये प्रश्न आपसे यूपीएससी 2025 के प्रीलिम्स में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन आत्मसम्मान आंदोलन के संस्थापक थे? अगर आपने आत्मसम्मान आंदोलन को अच्छे से पढ़ा है, एक है पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर, दूसरा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तीसरा है भास्कर राव जाधव, और चौथा है दिनकर राव जावलकर। चार चीजें हैं। और आत्मसम्मान आंदोलन से बेटा आपसे प्रश्न पूछा गया है कि आत्मसम्मान आंदोलन क्या है, आत्मसम्मान आंदोलन की मेन स्थिति क्या है, मेन चीजें क्या है। चूंकि अगर आप अच्छे से जानते होंगे आत्मसम्मान आंदोलन को, तो वर्ष 1925 की बात है। कितना? 1925। तो वर्ष 1925 में जो पेरियार ई रामास्वामी नायकर साहब हैं, चूंकि पेरियार जो जगह है तमिलनाडु में इन्होंने आरंभ किया था। कहां पर शुरू किया था बेटा? तमिलनाडु में आरंभ किया था, याद रखिएगा, तमिलनाडु में इसे आरंभ किया था, तमिलनाडु में इसे आरंभ किया था, पहली बात। जिसके बाद द्रविड़ कड़गम की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई थी? द्रविड़ कड़गम की, कड़गम स्थापना। तो अगर आपसे पूछा जाए, हालांकि वर्ष नहीं पूछा, सिर्फ संस्थापक पूछा है, तो संस्थापक ही हो जाएंगे पेरियार ई रामास्वामी नायकर। तो 1925 में पेरियार जो है, चूंकि द्वारा जो है तमिलनाडु में जो है, याद रखिएगा, इसका आरंभ किया गया था और द्रविड़ कड़गम की स्थापना हुई। और चूंकि तमिल साप्ताहिक, याद रखिएगा, शुरू किया गया, तमिल साप्ताहिक शुरू किया गया। इसके बाद क्या शुरू किया गया था बेटा? तमिल साप्ताहिक।
तमिल साप्ताहिक शुरू किया गया था। खैर आपसे तो क्वेश्चन सिर्फ ये, अगर आपने नाम भी सुना होता तो ये साउथ का नाम है, तो वैसे भी इसको क्लिक कर सकते हैं। क्योंकि पेरियार साहब जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ज्योतिराव बाबू फुले जो है उनके जैसे जितने भी समाज सुधारक थे, उन समाज सुधारकों से काफी प्रभावित थे। भाई कोई किसी से बड़ा प्रभावित होता तो वो काम किया था, और उन्होंने जो वैक्यूम सत्याग्रह में भी क्या हुआ था वो उन्होंने भाग लिया था। इसका मेन उद्देश्य मान लीजिए आपसे पूछे कि सर इसका आत्मसम्मान आंदोलन का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य वही है जाति व्यवस्था का उन्मूलन, ब्राह्मणवादी जो प्रभुत्व का खंडन, तर्क संगत सोच की बात उन्होंने किया, व्यक्तिगत गरिमा को बढ़ावा देने की बात किया। और खास करके इन चीजों पे, चूंकि जब मैंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिराव फुले, अगर इनसे कोई व्यक्ति प्रभावित है तो जाहिर सी बात है जिसके व्यक्ति जिससे प्रभावित होता है उसके जैसा वो सोचता है, उसके जैसा काम करता है। तो इन्होंने भी यही काम किया। तो इन्होंने हमेशा जाति व्यवस्था की उन्मूलन की बात की, ब्राह्मणवादी जो प्रभुता था, प्रभुत्व जो था उसके खंडन की बात की, तर्क संगत, भाई जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वह तर्क संगत बात करेगा, तर्क संगत सोच, वह व्यक्तिगत गरिमा को बढ़ावा देने की बात इन्होंने हमेशा किया। और चूंकि अभी तो सिर्फ यही पूछा है कि भाई संस्थापक बता दो, संस्थापक यही थे, और ये सारी चीजें इसमें आपको जाननी भी चाहिए। तो बिल्कुल यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया, और ये देखिए इनकी मुख्य विशेषता यही थी, आत्मसम्मान, चूंकि विवाह की पहल की शुरू की, देवदासी प्रथा, जातिवाद, भेदभाव और विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध जैसे सामाजिक बुराइयों के खिलाफ संघर्ष भी किया था इन्होंने। महिलाओं के नेतृत्व को इन्होंने बढ़ावा दिया, जिसमें अनाई मीनांबल और विरमल जैसी प्रमुख हस्तियां शामिल थी। मीनांबल ने ईवी रामास्वामी को पेरियार की उपाधि प्रदान की। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि पेरियार की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो मीनांबल के द्वारा इन्हें दिया गया था। और बी आर अंबेडकर द्वारा उन्हें मेरी बहन मीना के रूप में संबोधित किया गया था। यह भी पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। अभी तो बढ़िया है कि सिर्फ यही पूछ दिया गया, आत्मसम्मान का जो है किस संस्थापक होता है यही पूछा गया। अगर सोचिए ये क्वेश्चन उठा के पूछ दे तो थोड़ा सा डीप में हो जाएगा, लेकिन ये चीजें जानिए कि महिला नेतृत्व को बढ़ावा दिया, और अन्नाई, मिनाम्बल और विरामल जैसी प्रमुख हस्तियां इसमें शामिल थी। मिनामल ने ही पेरियार की उपाधि दी थी, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब चूंकि इन्हीं से बड़ा प्रभावित भी थे ये पेरियार साहब, तो इन्होंने मेरी बहन मीना के रूप में जो है संबोधित भी इनको किया था। तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा जा सकता है, तो पूछा क्या जा सकता है, ये तो 2025 के क्वेश्चन है। बताइए इतना आसान आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अगर इस तरह के क्वेश्चन को आपने अच्छे से भी कर लिया होता तो आपके हमेशा क्वेश्चन सही आएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कर्नावालिस साहब पे आ गया। बताइए कर्नावालिस द्वारा, लॉर्ड कर्नावालिस जो है साहब जो है, इनके द्वारा राजस्व कलेक्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी यूपीएससी का ही क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन है। चलिए 25 या 24 का होगा। पहला है कि राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत खराब फसल या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में किसानों को राजस्व भुगतानों से छूट दी जाती थी। दूसरा, इतने अच्छे हैं ये छूट देंगे। दूसरा, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत यदि जमींदार निर्धारित तिथि पर या उससे पहले राज्य को अपना राजस्व नहीं चुकाता था तो उसे उसकी जमींदारी से हटा दिया जाता था। और क्या कथन सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो सही है, ना तो एक ना तो दो सही। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए और मुझे बताइए कि क्या इसका सही जवाब बेटा हो सकता है। इसको सही जवाब क्या हो सकता है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए फटाफट। रैयतवाड़ी व्यवस्था अगर आपने अच्छे से पढ़ी है, जमालवाड़ी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, सारी क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, तो ये क्वेश्चन तो वैसे ही गलत होता अगर राजस्व संग्रह की बात उसमें यह कहा गया था कि इस व्यवस्था के अंतर्गत यह कहा गया था कि किसान या खेतिहरों का भूमि पर तब तक अधिकार होगा जब तक वे समय पर भुगतान करते रहेंगे। यानी कि समय पर भुगतान करेंगे तो सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद इन्हें कोई छूट नहीं थी। उस समय कोई प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना नहीं चल रहा था, फसल बीमा योजना नहीं चल रहा था। ये अंग्रेज हैं, लूटने के लिए आए इस देश में। तो पहला तो वैसे ही गलत हो गया। हाँ, दूसरा था कि बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत यदि जमींदार निर्धारित तिथि पर या उससे पहले राज्य को अपना राजस्व नहीं चुकाता था तो उसकी जमींदारी से हटा दिया जाता था। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। अंग्रेज हैं सब, वैसे भी अगर आप सोचो ये कितने लायक हैं। आपको लगता था कि जो है ये जो है हम लोग की बातों को मानेंगे सब। ये अंग्रेज हैं, इनका काम था, मेन क्या था, उद्देश्य था क्या, राजस्व इकट्ठा करना।
राजस्व को कलेक्ट करना। और अस्थायी बंदोबस्त जो था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच भू राजस्व तय करने के लिए एक एग्रीमेंट था। इसे सबसे पहले जो है 1793 में जो कर्नवालिस के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल में लागू किया था, और इसका विस्तार धीरे धीरे बिहार, उड़ीसा, मद्रास, बनारस तक हुआ। और ब्रिटिश जो भारतीय क्षेत्रों के लगभग 19% हिस्से को यह कवर करता। कितना? 19% हिस्से को यह कवर करता था। हिस्सों को कवर करता था। सोचिए उस समय की मैं बात कर रहा हूं, कवर करता था। बात समझ में आया सभी को? इसमें मैंने कहा 19% ब्रिटिश भारतीय हिस्सों को कवर करता था, जिसमें मैंने कहा कि उड़ीसा है। कौन कौन सा जगह था बेटा? उड़ीसा था, यहां तक कि मद्रास भी था। समझ में आ रहा है सभी को? बनारस था, याद रखिएगा, बनारस था, उड़ीसा था, मद्रास था, बनारस था, बिहार भी था, याद रखिएगा बिहार भी आपका था। यानी कि 19% में ये सब यार है। और सबसे पहले जो मैंने कहा, ब्रिटिश भारत के 19% हिस्से पर जो है ये कवर करता था। और सबसे पहले इसे शुरू कहां किया गया था? शुरू किया गया था बंगाल में। शुरू कहां किया गया था बेटा? बंगाल में शुरू किया गया था। तो मैंने इसीलिए कहा कि देखो इस क्वेश्चन में ऐसा तो अंग्रेज कभी करेंगे सब नहीं। एकत्रित किए जाने वाला जो भू राजस्व निश्चित कर दिया गया था, भैया देखो हम इतना लगाएंगे, जैसे जीएसटी आजकल लग रहा है ना। और भविष्य में उसे वृद्धि न करने पर सहमति भी बनी, कोई दिक्कत नहीं है। जो कलेक्शन होता था उसका 10/11 भाग, जो भी कलेक्शन होता था, मान लीजिए 10/11 कलेक्शन हुआ, तो 10/11 भाग किसको जाता था? अंग्रेजों को जाता था कि भैया एक कलेक्शन करो, हमको दे दो। और 1/11 भाग जो है वो जमींदार अपने पास रख लेते थे। कौन रखता था बेटा? जमींदार रख लेते थे। यही तो था इसमें, जमींदार रख लेते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आप सभी ने पढ़ा होगा, और यही क्वेश्चन तो उठा के आपसे पूछा गया भी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था। ये सब चीजें याद रखिएगा। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन पे थोड़ा पढ़ लेते हैं कि अस्थायी बंदोबस्त 1793 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कार्नवालिस के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल में लागू किया, और इसका विस्तार बिहार, उड़ीसा, उत्तरी मद्रास, बनारस तक हुआ, और जो कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों के 19% हिस्से को यह कवर भी करता था। यही तो क्वेश्चन पूछा। अब इसमें कौन सा ऐसी चीज है जो आपने नहीं पढ़ा है? ये तो शुरू से पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में दिया है, किताबों में दिया है, नोट्स में दिया है। और ये क्वेश्चन सिर्फ आपसे यही पूछ रहा है कि आप बताओ कि भैया अंग्रेजों की मेन इच्छा, क्योंकि अब क्वेश्चन उस तरह से नहीं आ रहे ना डायरेक्टली 10/11 और 1/11 थोड़े पूछ रहा है वो सीधे आपसे पूछ रहा है कि आप बताओ कि भैया आप क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे, उस तरह से क्वेश्चन की आपको तैयारी करनी है। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था? ये यूपीएससी 2024 का क्वेश्चन है। ये भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछा है बेटा, 2024 का क्वेश्चन है। रेगुलेटिंग एक्ट का है, पिक्स इंडिया एक्ट का है, 1793 का चार्टर्ड का है, या 1833 का चार्टर्ड एक्ट है? और आपसे पूछ रहा है कि किस एक्ट के द्वारा बंगाल के जो गवर्नर जनरल है उनको भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। अगर आपने इंपॉर्टेंट एक्ट पढ़ लिया, जैसे 1999 का मार्ले मिंटो है, 1919 का अधिनियम है, 1935 का अधिनियम है, 1833 का चार्टर्ड है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन को बड़े इजीली तरीके से आप पढ़ सकते थे। हालांकि इसका आंसर है 1833 का चार्टर्ड एक्ट है। बिल्कुल, इसका अगर एक्ट आपने पढ़ा होगा तो बड़े अच्छे तरीके से बेटा इस एक्ट के तरीके से जो है, इसको बड़े अच्छे तरीके से जो है इस क्वेश्चन को आप करने की स्थिति में रहेंगे। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया ही नहीं है कि जो आप नहीं जानते हैं। इस अधिनियम के कुछ प्रावधान थे, भाई आपने पढ़ा होगा, रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा होगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पढ़ा होगा, 1793 का चार्टर पढ़ा होगा, 1833 का चार्टर पढ़ा होगा। तो 1833 के चार्टर में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक वाणिज्यिक एजेंसी नहीं रह गई। यानी यहां तक मैं अगर कहूं कि अब ब्रिटिश राज के राजनीतिक एजेंट के रूप में यह कार्य करेगी, यह बात कहा गया था। फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल को उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और जो बेंटिक साहब थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, आपने नाम सुना होगा, इतने बड़े वाले थे सब, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक साहब जो थे वो क्या थे बेटा? लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। कौन थे बेटा? भारत के पहले गवर्नर जनरल, पहले गवर्नर जनरल। समझ में आया? ये अंग्रेज हैं सब, भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। बात समझ में आया? गवर्नर की परिषद में एक विधि सदस्य की नियुक्ति भी की गई थी।
मैकाले जो पहले विधि के सदस्य भी थे, आप जानते हैं लॉर्ड मैकाले, गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पहले विधि सदस्य थे। तो इसका जो सही जवाब है वो 1833 का जो है वो चार्टर्ड है, बिल्कुल ही सही जवाब है। और ये क्वेश्चन आपके 2024 के प्रीलिम्स में भी जो है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब बताओ इस क्वेश्चन में क्या था, अगर आपने चारों एक्ट को अच्छे से पढ़ा होता तो इस क्वेश्चन का तो बड़े इजीली तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन को करने की स्थिति में रहते। ठीक है बेटा, चलिए तो इसकी व्याख्या देख लीजिए। इस अधिनियम में जो मेन चीजें थी कि एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई और मैकाले जो है गवर्नर जनरल के काउंसिल के पहले विधि सदस्य, जो मैंने कहा वही चीजें हैं। अगला है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री जो है ये है, रॉबर्ट सेवेल है, जेम्स बर्गेस है, वाल्टर इलियट निम्नलिखित से जुड़े थे, पुरातात्विक उत्खनन से जुड़े थे। औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी प्रेस की स्थापना इन्होंने क्या की थी, क्या रियासतों में चर्चों की इन्होंने स्थापना की, और या औपनिवेशिक भारत में रेलवे का निर्माण इन्होंने किया। अगर इनका नाम इन्होंने पढ़ा होगा, इनके नाम से पता चलता है कि सब क्या थे, पुरातात्विक उत्खनन से ये लोग जुड़े थे। इसलिए ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। और ये क्वेश्चन चूंकि अगर कहा जाए तो एक तरह से एंशिएंट भी समझिए और एक तरह से जो है मॉडर्न भी समझिए, इसका नाम से ही क्वेश्चन पता चल रहा है कि ये क्या थे, पुरातात्विक उत्खनन से ये लोग दोनों के दोनों जुड़े हुए थे। यही क्वेश्चन आपसे यूपीएससी 2024 में शायद ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आप देखेंगे भी 24 का ही क्वेश्चन है, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। चलिए इसमें क्वेश्चन आ गया था। तो ये सारी चीजें हैं कि आंध्र प्रदेश में चूंकि बौद्ध वास्तुकला का प्रतिनिधि चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं और ईंट पत्थरों से बने स्तूपों, चैत्यों, बिहारों और शिला मंडपों द्वारा होता है। ये सब चीजें आपने पढ़ा होगा, इन्हीं लोग का नाम आया है और ये जो है उजागर किया गया, ये सब चीजें दी हुई गई हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, करिए विचार, कोई दिक्कत नहीं है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस घोषित किया गया। दूसरा कथन 2 कह रहा है कि 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। और उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है और कथन 2 कथन 1 का सही व्याख्या है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, कथन 1 कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा कह रहा है कि कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। चौथा कह रहा है कथन 2 गलत है लेकिन कथन 1 सही है, मतलब ये कुल मिला के ये पूछा है। अब बताइए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हथकरघा दिवस से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस घोषित किया गया। मोदी जी आए, बहुत सी चीज उन्होंने किया और इस चीज को उन्होंने बड़े बारीकी तरीके से उन्होंने किया। मोदी जी ऐसे नहीं है, मोदी जी आते हैं तो कुछ ना कुछ वो करते हैं। और अभी चूंकि 7 अगस्त की बात आई है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस इन्होंने घोषित भी किया। और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आपने पढ़ा भी होगा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के बारे में, कि राष्ट्रीय हथकरघा जो दिवस है बेटा, जो मेन चीजें हैं इसके बारे में आप जानते भी होंगे कि 1905 में चूंकि बंगाल विभाजन भी हुआ और बंगाल विभाजन के बाद देश में स्वदेशी मूवमेंट इस देश में चालू हुआ। और 7 अगस्त को इसीलिए भी किया गया था क्योंकि 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में भारत सरकार ने 2015 में जो हमारे देश के बुनकर थे, जो हमारे हथकरघा बुनकर थे, उनके सम्मान के लिए, देश के सामाजिक आर्थिक विकास में उनके योगदान को दर्शाने के लिए जो है 7 अगस्त के दिन को चूज किया, 7 अगस्त 2015 को। तो पहला पॉइंट तो वैसे ही सही हो गया, 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया, ये भी पॉइंट सही है। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो कथन ए तो वैसे ही है, कथन सही था क्योंकि 7 अगस्त को 2015 में मोदी जी ने आए और जो हमारे हथकरघा जो बुनकर हैं उनके सम्मान के लिए, देश के सामाजिक आर्थिक विकास में उनका जो योगदान है, जो योगदान को दर्शाने के लिए, ताकि दुनिया जाने, इसीलिए 7 अगस्त के दिन को जो है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में शुरू किया गया था। और 1905 इसलिए क्योंकि 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसने स्वदेशी उद्योगों विशेषकर हथकरघा को बढ़ाने की बात की गई थी। और आपको याद है ना कि स्वदेशी आंदोलन मतलब देसी वस्तुओं को यूज करना, अपना खुद का प्रोडक्शन तैयार करना और विदेशी वस्त्रों को जलाना। आप जानते थे कि अंग्रेज क्या करते थे, यहीं से कपास लेके जाते थे, वहां पर जो है कपड़ा तैयार करते थे, फिर भारत की मार्केट में लाकर बेचते थे, दोहरा लाभ कमाते थे। लोगों ने कहा नहीं, हम तो विदेशी वस्त्रों को जलाएंगे और स्वदेशी अपनाएंगे। आज जो स्वदेशी की हम बात कर रहे हैं, ये कब की बात हम लोग सोचे कर चुके हैं। बात समझ में आया सभी को? तो ये सब चीजें हैं, तो इसलिए दूसरा पॉइंट भी सही होगा। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप देखेंगे, ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं वो आपके वैसे वैसे टॉपिक है, जैसे मैंने कहा कि असहयोग से क्वेश्चन पूछ लिया। ये कराने का मेरा मेन उद्देश्य क्या है, आप सबको बताना कि बेटा क्वेश्चन किस तरह के पूछे जा रहे हैं।
आपसे असहयोग से क्वेश्चन पूछा तो आपसे चौरी चौरा से भी प्रश्न पूछा, आपसे बंगाल और स्वदेशी से भी घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया, आपसे एक्ट से भी क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब घुमा, और सोशियो रिलीजियस से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। मतलब जो मेन मेन टॉपिक है उस पे ज्यादा ये फोकस कर रहा है, इसलिए इस चीजों को बड़े अच्छे से पढ़कर जाइए। तो आज जितने भी प्रश्न मैंने आप सभी को कराए हैं, आप देख सकते हैं जितने भी प्रश्न मैंने कराए हैं यही क्वेश्चन था, चाहे अलेक्जेंडर वाला क्वेश्चन था, चाहे 1833 का चार्टर्ड था, चाहे अधिनियम बंगाल के गवर्नर जनरल का क्वेश्चन था, चाहे अस्थायी बंदोबस्त से क्वेश्चन, देखिए वही क्वेश्चन उठा के पूछ दिया, ये पढ़ा भी है कर्नावालिस वाला आप लोगों ने। या आत्मसम्मान की बात जो की गई है, आंदोलन के प्रवर्तक से क्वेश्चन पूछ लिया, या चौरी चौरा से प्रश्न पूछ लिया, असहयोग से प्रश्न पूछ लिया, या गांधी जी के एक स्टेटमेंट से प्रश्न पूछ लिया कि राजद्रोह मेरा धर्म बन गया है, और इसके साथ साथ जो है असहयोग कार्यक्रम के प्रमुख अंगों से प्रश्न पूछ लिया। जितने भी प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं आप देख सकते हैं असहयोग आंदोलन के प्रमुख अंग, और चूंकि मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको कराए हैं राजा राम मोहन राय से, सोशियो रिलीजियस से भी प्रश्न पूछा है। इसीलिए मैंने शुरू में जो आपको टेबल दिया था, ये टेबल जो आपको दिया गया है इसीलिए दिया गया है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि बेटा क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं। तो अच्छे से सारे प्रश्नों का मैंने एनालिसिस कराया, और आपको बस मेरा मेन उद्देश्य यही था, आपको बताना कि अगर आप जो मेन मेन टॉपिक है जिसपे क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं, अगर उस क्वेश्चन को थोड़ा भी आपने एनसीईआरटी से या अच्छे क्लास नोट्स से या क्लासेस को अच्छे तरीके से रिवीजन करके अगर आपने पढ़ा है, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था इसमें जिसको आप कह सकते हैं सर ये पता नहीं क्या पूछ लिया। अगर आपसे मैं कह रहा हूं कि 2025 में भाई 16 क्वेश्चन पूछा है, तो 2026 आने वाला है, 27 आने वाला है, तो ऑन एवरेज जो है 12 14 15 16 क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा ना। अभी किसी में 16 पूछ रहा है, किसी में 10 पूछ रहा है, 13 पूछ रहा है, 16 पूछ रहा है, 19 पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है फ्लैक्चुएट क्वेश्चन होते रहते हैं, कभी किसी में ज्यादा किसी में कम हो गया। तो अच्छे से पढ़ के जाएंगे, अगर आप इतिहास को रुचिकर तरीके से पढ़ेंगे, एक दूसरे से चीजों को एनालिसिस करके पढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि आप अच्छा इतिहास में कर जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को चीजें समझ में आई होंगी। अपने कमेंट, अपने सुझाव, अपने रिव्यू जरूर मुझे दीजिए, ताकि उससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, संस्थान का भी मनोबल बढ़ेगा, और धीरे धीरे चीजें जो है हम लोग प्रॉपर तरीके से और अच्छे से करेंगे। तो इन्हीं आशा के साथ मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।